नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल वाली जो अपना लेक्चर हुआ था, कल वाले लेक्चर में हमने अनुनाद के बारे में जाना था और अनुनाद का सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा था और वो टाइप पढ़ा था श्रेणी अनुनाद। दोस्तों, आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे समांतर अनुनाद के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ जी, तो देखो अनुनाद क्या होता है। पुरानी वाली बातों को एक बार सब सी चीज़ों को मैं याद दिला देता हूँ आपको। तो मैंने बोला था कि किसी भी सिस्टम में अनुनाद होने के लिए दो प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। जब किसी सिस्टम में दो प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं तो एक विशेष आवृत्ति पर उस सिस्टम में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को ही हम अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद की कंडीशन रखी थी हमने कि जब एक्स एल बराबर एक्स सी होता है तब क्या आता है हमारे पास में, अनुनादी आवर्ती का मान आता है। और वो अनुनादी आवर्ती हमारे पास में क्या प्राप्त हुई थी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, या 2 पाई को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई F0 1 अंडर रूट एल सी। और दोस्तों 2 पाई F0 दर्शाएगा ओमेगा 0 को। अर्थात यहाँ पर यदि कोणीय आवर्ती के बारे में बात करेगा तो 1 अंडर रूट एल सी, और सामान्य फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इन चीज़ों को दोस्तों हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों हम समांतर अनुनाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अपने पेन को भी निकालिए और स्टार्ट कीजिए लिखना। किसके बारे में चर्चा करेंगे पहले आप सभी लोग समझ लीजिए, फिर एक साथ सभी को उतार लेंगे अपन। देखो, एक मेन खास चीज़ है, तो जो दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो जो दोस्त नए आए हैं तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को सभी दोस्तों में एक बार शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे वीडियो को कितना पसंद किया जा रहा है, ताकि नया वीडियो लाने के लिए हमें डबल एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमको ये कुछ करना चाहिए। ठीक है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, समांतर RLC अनुनादी परिपथ, अंग्रेजी में बोले तो पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट। कल वाली क्लास में बात की थी वो की थी श्रेणी अनुनाद के बारे में, और आज की क्लास में जो बात करेंगे हम समांतर अनुनाद के बारे में जानेंगे। तो माना कि ये क्या है मेरे पास में, R है, ये क्या है मेरे पास में, L है, और ये मेरे पास में क्या है दोस्तों, C है। और तीनों के तीनों कौन से क्रम में नज़र आ रहे हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया है, सप्लाई जोड़ दी है। यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया है, सप्लाई। और ये मेरे पास में कौन सी सप्लाई है, AC सप्लाई है, जिसकी वोल्टता कितने है मेरे पास में V, और जिसके कारण भाई जैसे ही ये मेरे पास में R है, इसमें समस्या है वो XL है, और इसमें समस्या है वो क्या है, XC। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने इसको परिपथ को बंद है और सप्लाई से जोड़ रखा है, तो इसके कारण जो प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी वो IR, प्रेरक में जो धारा प्रवाहित होगी वो IL, और जो संधारित्र में धारा प्रवाहित होगी वो IC। शायद ये तो पुरानी बातें आप सभी लोग जानते हो कि प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित कर दिया उसको मैंने लिख दिया IR। तो IR क्या है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। IL क्या है, तो L का मतलब इंडक्टेंस, अर्थात प्रेरक में प्रवाहित होने वाली धारा। C का मतलब कैपेसिटर, मतलब संधारित्र से प्रवाहित होने वाली धारा। तो क्या इस जगह यदि मैं लगाना चाहूँ तो तीनों की तीनों धारा यहाँ से लग रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, KCL।
तो दोस्तों अब हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी कर रहे हैं, केसीएल की। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि संधि बिंदु पर, संगम बिंदु या नोड या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इस संधि बिंदु पर धारा केवल एक ही आ रही है और वो धारा कौन सी है, आई। लेकिन जा कौन कौन सी रही हैं, आई आर, आई एल और आई सी। तो हम जानते हैं भली भांति कि जो हमारे पास में शुद्ध प्रतिरोध होता है उसमें धारा और वोल्टेज के मध्य में कितना कोण होता है, 0 डिग्री का। मतलब शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक यूनिटी होता है, इसलिए आई आर और कोण कितना लिखा है, 0। बात करते हैं प्रेरक। तो हम जानते हैं कि प्रेरक में धारा पीछे होती है, किससे, वोल्टेज की तुलना में। तो वोल्टेज की तुलना में धारा क्या है, यहाँ पर पीछे है। तो शुद्ध संधारित्र जो प्रेरक है उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे होती है। और ये है हमारे पास में संधारित्र। तो संधारित्र में धारा 90 डिग्री क्या होती है, आगे। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आई सी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 90। माइनस 90 क्यों लिखा है, क्योंकि धारा पीछे है। प्लस 90 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेरक में धारा आगे है। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि धारा और वोल्टेज दोनों एक ही कला, सेम फेज में है। तो हम कह सकते हैं कि I बराबर आई आर 0 डिग्री, आई एल माइनस 90 और आई सी प्लस का 90। तो दोस्तों सामान्यतः जो 90 डिग्री है उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I बराबर क्या आ जाएगा, आई आर। 0 को लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो माइनस 90 का मतलब माइनस का J आई एल, और ये प्लस का 90 का मतलब प्लस का J आई सी। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि I बराबर आई आर माइनस का J आई एल प्लस J आई सी। दोस्त इन दोनों में यदि मैं देखना चाहूँ तो आई आर की जगह आई आर, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो J कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी। तो मैं देखो ये वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो प्लस का J, तो ये क्या बचेगा, आई सी, और ये क्या बचेगा, माइनस का आई एल। दोबारा गौर कीजिए, देखो मैंने प्लस का J कॉमन लिया है, तो प्लस का J का मतलब आई सी पहले और माइनस का आई एल बाद में। तो ये तो हमारे कौन से परिपथ के लिए है, श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए धारा। तो क्या आ रही है, I बराबर आई आर प्लस J आई सी माइनस आई एल। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक की बातों को एक बार आप सभी लोग समझ गए होंगे, या मैं रिपीट करूँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि रिपीट करना है। तो देखो सर कि हम कर क्या रहे हैं कि जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र में क्या प्रवाहित होती है, धारा। प्रतिरोध में धारा आई आर, प्रेरक में धारा आई एल और संधारित्र में धारा आई सी। तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आई आर शुद्ध प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के मध्य 0 डिग्री, प्रेरक में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे इसलिए माइनस का 90, और संधारित्र में धारा 90 डिग्री आगे इसलिए प्लस का 90। 90 को दर्शाते हैं J से, माइनस 90 को दर्शाते हैं माइनस J से। कॉमन क्या आ गया दोनों में, J, तो पहले आई सी और माइनस का J आई एल। आप मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप 10 सेकंड का समय लें और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है एक बार इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों देखो आपके लिए मैं कितनी मेहनत से ये वीडियो लेकर के आता हूँ, और ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर अनुनाद को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या अनुनाद है। तो कल हमने अनुनाद है क्या वो जाना, श्रेणी जाना, और आज समांतर की चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट से मैं एक बार अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट भी ले लो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें उतार ली होंगी। तो देखिए दोस्त कि अब जो मैं देख रहा हूं कि हमारे पास में जो अंतिम समीकरण आया है वो क्या आया है, तो देखो उसको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं
कि समांतर RLC में जो समीकरण आया है वो आया है I बराबर IR प्लस का J IC माइनस का IL। कहने का क्या मतलब है कि मुझे अब किसकी ज़रूरत है, IR का मान चाहिए, IC का मान चाहिए और IL का मान चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा था कि प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, अरे भाई वो डायग्राम को भूल गए हूँ तो फिर से याद दिला देता हूँ कि यही डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था अभी, कि ये XL है और ये XC है, यहाँ IC थी और यहाँ IL है और यहाँ IR है और यहाँ पर मैंने क्या दे दी थी, सप्लाई। तो दोस्त इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान मुझे यदि ज्ञात करना है, किसका मान, IR का मान यदि ज्ञात करना है तो IR क्या होगा, V में किसका भाग लगाना पड़ेगा, R का। भाई प्रतिरोध में धारा निकालना चाहोगे तो वोल्टेज में किसका भाग, प्रतिरोध का भाग। तो IR का मान क्या लिखूंगा, V बटा R। प्रेरक की बात करूंगा अर्थात IL, तो ये क्या लिखूंगा दोस्तों कि समांतर में वोल्टेज समान, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या आएगा, V। और यहाँ समस्या क्या है दोस्तों, XL। और संधारित्र में बात करूँगा तो V बटा XC, क्योंकि समांतर में तीनों पे वोल्टेज V ही रहेगा। यहाँ पर समस्या है वो R है तो R का भाग लगा दिया, यहाँ समस्या XL है तो XL का भाग लगा दिया, और यहाँ समस्या XC है तो XC का भाग लगा दिया। किसी दोस्त को कोई डाउट या संदेह वाली स्थिति नहीं ना। तो यदि ये संपूर्ण परिपथ के लिए बात करें, पूरे परिपथ में कि ये धारा I क्या होगी, तो पूरे परिपथ में क्या हो जाएगा, V बटे संपूर्ण परिपथ की जो समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। और संपूर्ण परिपथ की समस्या प्रतिबाधा को किससे दर्शाते हैं, Z से। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक ओम, धारिता प्रतिघात का मात्रक ओम, तो प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। अर्थात चाहे ये वाला हो, चाहे ये क्वांटिटी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन चारों का मात्रक क्या होता है, समान, क्योंकि ये सारे के सारे हैं क्या, धारा के मार्ग में रुकावट है। तो क्या ये सभी मानों को यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं, तो प्लीज़ एक बार यहाँ देखें। तो V का I का मान क्या रखूँगा, V बटे में Z रख दिया, V बटे में Z, हाँ जी, किसका निशान बराबर IR का मतलब V बटे R, हाँ जी, फिर क्या है J IC, ये वो वाला नहीं है कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा, ये IC मतलब संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो IC मतलब V बटा XC, IL तो V बटा XL। ठीक है दोस्तों, क्या सारे मान रख दिए हैं कि नहीं है। देखो V V V और V कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1 बटे में Z, यहाँ क्या बचेगा 1 बटे में R, यहाँ क्या बचेगा प्लस, ये क्या होगा J, V से तो V सारे कट गए तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा XC और ये 1 बटा XL। क्या ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को, कि I की जगह V बटा Z, IR की जगह V बटा R, IC की जगह V बटा XC और IL की जगह V बटा XL। तो V V V सारे कॉमन आकर के क्या हो गए, कैंसिल। तो अंतिम राशि क्या बची, ये 1 बटा Z बराबर 1 बटा R प्लस J 1 बटा XC माइनस 1 बटा XL। 1 मिनट, ये तो आप लोगों ने देखा है तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब यहाँ पर कुछ नई टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये क्या है, प्रतिबाधा, ये क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है, धारिता प्रतिघात, ये क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो दोस्तों G क्या होती है, तो G का मतलब होता है चालकत्व या अंग्रेजी की भाषा में कंडक्टेंस। अर्थात जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे हम चालकत्व या कंडक्टेंस कहते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं, G से। और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, महो या साइमन या सीमेंस जो लिखते हैं समानता S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जरा दोस्त कि 1 बटा R को मैंने क्या बोला है, महो। कैसे, क्योंकि 1 का 1 और प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो 1 बटा ओम को महो या सीमेंस या साइमन वर्ड काम में लेते हैं।
तो ये हो गया प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ऐसे ही क्या आ जाएगा, 1/XC, मतलब धारिता प्रतिघात के जो व्युत्क्रम है उसको कहते हैं BC, और BC का मतलब होता है धारिता अनुकार्यता। अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं इसे कैपेसिटिव ससेप्टेंस। क्या कहते हैं इसे, कैपेसिटिव, और B को बोलते हैं ससेप्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसे धारिता अनुकार्यता। ठीक है, तो इसका मात्रक भी ओम, तो 1/ओम का मतलब इसका मात्रक भी क्या होगा, महो या साइमन। और दोस्तों BL बराबर क्या हो जाएगा, 1/XL। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेरणिक प्रतिघात का जो व्युत्क्रम होता है उसे बोलते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसे प्रेरणिक अनुकार्यता। इसका मात्रक भी क्या होगा, महो या साइमन, या सीमेंस वर्ड भी अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ जी, और ये क्या होता है, 1/Z, और दोस्तों 1/Z को बोलते हैं Y, और Y को बोलते हैं भैया एडमिटेंस, या हिंदी की भाषा में प्रवेशिता शब्द काम में लेते हैं। तो इसका मात्रक भी क्या होगा, महो या सीमेंस होगा। तो क्या बात समझ में आई, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक ओम, और प्रतिबाधा का मात्रक ओम, और 1/ओम का मतलब महो। तो G, BC, BL और Y, इन चारों का मात्रक क्या होगा दोस्तों, महो या सीमेंस, और R, XL, XC और Z का मात्रक क्या होगा, ओम। अर्थात देखा जाए तो इन सभी क्वांटिटी को, R को, XL को, XC को और Z को उल्टा कर दूंगा तो G, BC, BL और Y हमें प्राप्त होगा। क्या ये सभी मानों को यहाँ रख सकता हूँ क्या, तो 1/Z का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों Y, 1/R का मतलब क्या होता है G, प्लस J, 1/XC का मतलब होता है BC, और ये क्या हो जाएगा BL। तो दोस्तों आपको दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, एक समीकरण तो ये वाला और एक ये, दोनों काम के आप लोगों के लिए कि I बराबर IR प्लस J IC माइनस IL, और एक है Y बराबर G प्लस J BC माइनस BL। तो आपको इन दो समीकरणों को ध्यान में रखना है। ये कैसे आया है ये मैंने आपको निकाल करके बता दिया है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि समांतर अनुनाद की स्थिति में क्या चीज़ प्राप्त होती है। अभी तो सिर्फ समांतर RLC परिपथ में I और Y का मान कैसे ज्ञात करें ये जाना है। ध्यान रखना, Y को अंग्रेजी में कहते हैं एडमिटेंस और हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता। BL को बोलते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस और हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक अनुकार्यता। BC को बोलते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस और हिंदी में बोलते हैं धारिता अनुकार्यता। इसे G को बोलते हैं कंडक्टेंस और हिंदी में बोलते हैं इसे चालकत्व। सभी दोस्तों को क्लियर है सारे वर्ड? हाँ जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बहुत जल्दी इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है भाई, जल्दी कीजिए प्लीज, डू इट फास्ट। हाँ जी, सभी लोगों ने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। चले आगे बढ़े सभी दोस्तों। हाँ जी भाई, वीडियो को शेयर करो यार, बहुत कम लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, और ऐसे उपयोगी इन्फॉर्मेशन तो सभी दोस्तों के पास में पहुंचनी चाहिए ताकि वो लोग भी तो इस ज्ञान को अर्जित करें और उनको भी एग्जाम में मुनाफा हो ना। आप सोच रहे हैं कि बस अपन ने ग्रहण कर लिया, दूसरे को इसकी जानकारी ना मिले। भाई तुम्हारे प्रत्येक के में 100 150 कॉन्टैक्ट है, सब में शेयर करेंगे तो सभी बच्चे इसको देखेंगे, उनको पता लगेगा कि भाई हाँ अनुनाद में ऐसा होता है। तो एक बार जब आके सब लोग शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी से सभी लोग शेयर करें। तो एक समीकरण तो दोस्त हमारा क्या था, ये वाला, और एक समीकरण क्या आया, y बराबर G प्लस J BC माइनस BL था। ठीक है भाई, तो हमारे पास में कितने समीकरण आए, दो। कौन सी स्थिति में, समांतर अनुनाद की स्थिति में कि समांतर RLC परिपथ में, समांतर RLC परिपथ में ये दो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं। अब चर्चा करेंगे कि अनुनाद में होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल हमने पढ़ा था कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या होता है,
एक्स सी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका उल्टा लिखूंगा, 1/XL बराबर क्या हो जाएगा, 1/XC। तो हम जानते हैं कि 1/XL का मतलब क्या होता है, BL, और 1/XC का मतलब क्या होता है, BC। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि समांतर अनुनाद की स्थिति में BL और BC दोनों का मान क्या होता है, बराबर। यदि मैं दोनों तरफ वोल्टेज से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ यदि मैंने V से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू BL, और ये क्या हो जाएगा, V इंटू BC। तो ये कौन सी धारा को दर्शाएगा दोस्तों, IL को, और ये किसको दर्शाएगा, IC को। तो गौर करना, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे रहा हूँ और इसको समीकरण नंबर 4। तो देखो समांतर अनुनाद की स्थिति में क्या प्राप्त होता है कि इंडक्टिव ससेप्टेंस का मान कैपेसिटिव ससेप्टेंस के मान के बराबर होता है, और दूसरी चीज़ कि प्रेरक में प्रवाहित होने वाली धारा और संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती हैं, बराबर। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि मैं समीकरण 3 का मान किस में रखूं, 2 में, किसका किस में रख रहा हूं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। गौर करना, समीकरण 3 का मान किस में रख रहा हूं, समीकरण 2 में। हाँ जी, तो देखो y की जगह y और g की जगह क्या आएगा, g, प्लस का प्लस j की जगह j। लेकिन देखो BL और BC दोनों का मान क्या है, बराबर है। जब दोनों का मान बराबर होगा भाई, मान लो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो अंतर क्या आएगा, 0। भाई ये 5 है, ये भी 5 है, तो अंतर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये मान क्या आया, 0, और 0 रखेंगे तो इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। अर्थात y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, g। कहने का मतलब जो संपूर्ण परिपथ है उसकी जो प्रवेश्यता है वो किसके बराबर होगी, चालकत्व के बराबर। मतलब ये मान नहीं आ रहा है, केवल ये आ रहा है, तो मान कम प्राप्त हो रहा है कि ज़्यादा, तो दोस्तों मान क्या प्राप्त हो रहा है, कम। अर्थात जो हमारी प्रवेश्यता आ रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, मिनिमम। मतलब कि जो प्रवेश्यता है उसका मान क्या प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूनतम प्राप्त होता है। कौन से अनुनाद की स्थिति में, समांतर अनुनाद की स्थिति में प्रवेश्यता का मान न्यूनतम। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रवेश्यता न्यूनतम है और वो किसके बराबर है, परिपथ के चालकत्व के बराबर होती है। हम जानते हैं कि जो Z होता है, Z बराबर क्या होता है, Y, 1/Y। तो दोस्त जब Y का मान मिनिमम है तो Z का मान क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा कि नहीं होगा। और जब Z का मान अधिकतम प्राप्त होगा तो मेरे प्यारे दोस्त I का मान क्या प्राप्त होगा, मिनिमम। तो I मिनिमम बराबर क्या बोल सकता हूँ, V इंटू वाई मिनिमम। हाँ कि ना भाई, I निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, V/Z मैक्सिमम, और 1/Z मैक्सिमम का मतलब Y मिनिमम। अर्थात आप देख रहे हो कि श्रेणी अनुनाद की उल्टी कंडीशन देखने को मिल रही है, तीनों की तीनों कंडीशन उल्टी हैं। कौन सी कंडीशन, देखो श्रेणी अनुनाद की बातें याद दिलाता हूँ। श्रेणी अनुनाद में क्या था, प्रतिबाधा का मान कम से कम था, अर्थात न्यूनतम। जब प्रतिबाधा का न्यूनतम था तो धारा का मान अधिकतम था। कौन सी स्थिति में, श्रेणी अनुनाद की स्थिति में। ध्यान रखना कि श्रेणी अनुनाद में धारा अधिकतम और प्रतिबाधा न्यूनतम। लेकिन समांतर अनुनाद में क्या हो रहा है, प्रतिबाधा अधिकतम और धारा का मान न्यूनतम। तो जो श्रेणी अनुनाद में हो रहा है उसका उल्टा घटित हो रहा है कि नहीं, अर्थात यहाँ प्रतिबाधा ज़्यादा होती है और धारा कम प्राप्त होती है। यही तो अनुनाद है कि अनुनाद का मतलब अचानक से परिवर्तन, और अचानक से परिवर्तन का क्या मतलब है कि प्रतिबाधा अचानक से बढ़ गई और धारा अचानक से घट गई। क्लियर है सभी दोस्तों को, कोई दिक्कत या डाउट वाली स्थिति नहीं। हाँ जी, अब इसमें भी बात करते हैं कि परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, परिपथ के यदि मैं शक्ति गुणांक की बात करूँ तो ये R है। R क्या होता है, एक
सॉरी ये क्या है, जी है, तो जी बराबर क्या होता है 1/r, और r क्या है, प्रतिरोध। तो शुद्ध प्रतिरोध में शक्ति गुणांक कितना होता है 1। तो ध्यान रखना दो चीज कॉमन है, किसमें, श्रेणी अनुनाद में और समांतर अनुनाद में। कौन कौन सी, कि दोनों का शक्ति गुणांक क्या प्राप्त होता है हमें, इकाई। आप लोग जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर छोटी सी चीज और भी बता देता हूं, या फिर इसको भी देख लो। देखो समीकरण 4 का मान मैं 1 में रखूंगा, तो देखो आई एल बराबर आई सी है, तो ये मान तो क्या हो जाएगा 0। तो आई का मान केवल किसके बराबर होगा, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के तुल्य होगा। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये वाली बात को आप एक बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं जो दोनों में अंतर है उनको आपको एक बार नोट करके लिखा दूंगा, ठीक है, ताकि ये समांतर अनुनाद खत्म हो। करो जल्दी कीजिए। हाँ जी चलो, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रेणी अनुनाद में और समांतर अनुनाद में क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में अंतर को बता देंगे तो तुरंत ही ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ जी, तो देखो अपनी कॉपी में दो पार्ट में तोड़ लीजिए पेज को, कि एक तरफ जो चर्चा करेंगे हम किसकी बात करेंगे, श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ, और एक तरफ बात किसकी करेंगे, समांतर RLC अनुनादी परिपथ। तो देखो पुरानी सारी चीज़ें मैं याद दिला देता हूँ, कि जिन्होंने पहले भी नहीं पढ़ा और इस वीडियो को प्रॉपर देख लिया तो सारा काम हो जाएगा। देखिए श्रेणी अनुनाद की स्थिति में क्या आया था हमारे पास में, कि Z बराबर R प्लस J XL माइनस XC, लेकिन इसका उल्टा आया था यहाँ पर क्या, Y बराबर G प्लस J BC माइनस BL। ये दिमाग में सेट करना भाई, यहाँ XL माइनस XC आता है और वहाँ क्या आता है BC माइनस BL प्राप्त होता है। हाँ जी, यहाँ पर वोल्टता की बात करते हैं तो क्या आता है कि V बराबर क्या प्राप्त हुआ था हमें, VR प्लस J VL माइनस VC, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था हमें, I बराबर IR प्लस J IC माइनस IL। तो दोस्तों ये समीकरण कौन सा है, श्रेणी RLC परिपथ का। अभी अनुनाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओरिजिनल समीकरण याद दिला रहा हूँ। और ये समीकरण कब से थे, समांतर RLC परिपथ के। ये किसके, श्रेणी RLC परिपथ के समीकरण थे। हाँ जी, श्रेणी अनुनाद में क्या हुआ था दोस्तों, कि जो हमारी प्रतिबाधा है उसका मान क्या प्राप्त हुआ था, न्यूनतम। और जो प्रतिबाधा थी वो किसके बराबर प्राप्त हुई थी, जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर प्राप्त हुई थी, परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, कि जो प्रतिबाधा है उसका मान क्या प्राप्त हुआ था हमें, अधिकतम। और जो अधिकतम प्रतिबाधा थी वो क्या थी, 1/Y मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर किसका मान प्राप्त हो रहा था, धारा का मान अधिकतम। और धारा अधिकतम क्या थी, V/Z मिनिमम। और यहाँ पर धारा का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों हमें, न्यूनतम अर्थात मिनिमम। तो मिनिमम क्या था, V/Y मिनिमम। लेकिन दोस्तों चाहे श्रेणी RLC अनुनादी हो चाहे समांतर RLC अनुनादी हो, दोनों की स्थिति में ही शक्ति गुणांक क्या होता है, इकाई, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था जो मैंने आपको दिखाया, कि देखो यहाँ पर प्रतिबाधा न्यूनतम और धारा अधिकतम और शक्ति गुणांक इकाई, यहाँ पर प्रतिबाधा अधिकतम, धारा न्यूनतम और शक्ति गुणांक भी इकाई। तो कॉमन चीज़ क्या है, कि दोनों का शक्ति गुणांक कितना होता है, इकाई होता है। तो दोस्तों ये तो आज की क्लास का क्या था, विषय था अपना। हाँ जी, एक कुछ बातें आप लोगों को और बता देता हूँ। अब आपकी जो क्लासें हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर शाम को 7 बजे लाइव चले। तो
आप सभी लोग इसको शेयर भी करें और लाइव वीडियो को जो मैं प्रीमियम वीडियो डालता हूँ उसको आप सभी लोग देखें भी, क्योंकि अगर तुम इसको देखोगे ही नहीं तो मेरे कोई मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। अपने दोस्तों को भी बताइए, इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।